मातृशक्ति जो हमारी है और हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो आंदोलनकारी है, कुछ पूर्व सैनिक मैं देख रहा हूं, आप सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। आज वास्तव में जो हमारे सभी वक्ताओं ने कहा है कि ये चुनाव आज भले मेयर सीट ऋषिकेश के लिए हो रहा है, पर ये चुनाव आज ऋषिकेश का नहीं रह गया है। हम भी अगर चक्राता से यहाँ आए हैं तो ये चुनाव आज मान सम्मान का, ये इस उत्तराखंड का चुनाव हो चुका है। त्रिभुवन भाई केदार घाटी से यहाँ पहुंचे, मोहित भाई पहुंचे, तमाम लोग अगर आए हैं तो अब ये चुनाव वास्तव में मान सम्मान का चुनाव है, अस्मिता का चुनाव है, अस्तित्व का चुनाव है। हम लोगों की ये परीक्षा है और इस परीक्षा में हम सबको पास होना है। और पास तब हो पाएंगे जब हम इन 24 वर्षों के पीछे का जो इतिहास है यहाँ पर जब हम अपनी नजर गड़ाएंगे, जब उन चीजों पर सोचेंगे और विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। क्योंकि इन 24 वर्षों में हुआ क्या है, ये उत्तराखंड जो 2000 में था, आज 24 वर्षों बाद भी आज 2025 हो चुका है, आज भी उसी स्थिति में है, उसी हालत में है। तो जब इसी हालत में हमें रहना था, जब इसी हालत में इस प्रदेश को रहना था, तो आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई राज्य आंदोलनकारी हैं, क्या आप लोगों ने जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिए, वो किस लिए थे? जो 42 शहादतें जो शहीद हुई, उनमें कुछ हमारी मातृशक्ति थी, कुछ हमारे नौजवान साथी थे जो 17-17, 18-18 साल के नौजवान शहीद हुए। क्यों? इसलिए कि ये राज्य बनेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का पलायन रुकेगा, हमारे यहाँ के जो संसाधन है उस पर अपना अधिकार होंगे। परंतु आज क्या है, रोजगार का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, रोजगार की इनकी जो पॉलिसी है वो उठाकर देख लीजिए, ठेकेदारी प्रथा पर सारे काम चलाए जा रहे हैं। और उस ठेकेदारी प्रथा में भी अगर गुजरात की कंपनी आ रही है तो गुजरात के ही लोगों को रखा जा रहा है, अगर दिल्ली से कंपनी आ रही है हमारे बच्चों को नहीं रखा जा रहा है। बड़े मुश्किल से किसी नेता ने दबाव डालकर या किसी अधिकारी ने, अपने अधिकारी ने दबाव डालकर किसी को रखवा दिया तो रखवा दिया। तो कंपनी अपने वर्कर्स लेकर आ रही है। ये राज्य हमारा है, यहाँ के संसाधनों पर अधिकार हमारा है, पर क्या ये लोग हमारे संसाधनों को बेचने का जो काम कर रहे हैं, हमारे रोजगार को जो बेचने का काम कर रहे हैं, ये नहीं सहना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। आप सबने देखा होगा कि आपके बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, घंटों घंटों तक पढ़ाई करते हैं, पर नतीजा क्या निकलता है? वो परीक्षा माफिया, जिन परीक्षा माफियाओं को आपके बच्चों ने और हम सब ने मिलकर जब आंदोलन लड़े, जब लड़ाई लड़ी, हमें भले ही 2 से 3 बार जेल जाना पड़ा, पर हम लोगों ने 100 माफियाओं को जेल के पीछे भिजवाया। 100 परीक्षा माफिया, उन परीक्षा माफियाओं में कुछ इनके छुटभैया नेता थे, उन परीक्षा माफियाओं में कुछ इनके पीसीएस अधिकारी थे, कुछ आईएएस अधिकारी थे, उन लोगों को जेल भिजवाने का काम किया। और आज इसी सरकार ने उन माफियाओं को धीरे धीरे एक एक करके बाहर कर दिया, जेलों से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो इनके स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे हैं। आज हम सबको सोचने की जरूरत है कि आज ये लड़ाई अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई हो चुकी है। इस लड़ाई में अगर हम लोभ प्रलोभन करके, लोभ लालच करके अगर गलत दिशा में जाते हैं तो ये हार केवल मास्टर जी की हार नहीं है, ये हार हम सबकी हार होगी। ये हार केवल ऋषिकेश की हार नहीं होगी, ये उत्तराखंड की हार होगी। जैसे लुसुन भाई ने अभी कहा कि ये लड़ाई, इस लड़ाई पर, जो ये लड़ाई मेयर पद के लिए हो रही है, इस लड़ाई पर पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चक्राता, सब जगह से निगाहें टिकी हुई है। मैं अभी कुछ दिनों पूर्व गांव गया था तो गांव में हमारे कुछ बुजुर्ग, कुछ साथी कह रहे थे कि ऋषिकेश में मास्टर जी लड़ रहे हैं, आप सबको जाना है। मैंने कहा हम तो जा रहे हैं, पर निगाहें उनकी भी है। उन्हें पता है कि अगर मास्टर जी हारते हैं तो केवल मास्टर जी नहीं हारेंगे, हमारा पूरा उत्तराखंड हार जाएगा। क्योंकि आज जो टिकट बांटने की परिपाटी हो चुकी है, आप सब देख रहे होंगे, कुछ उम्मीदवार, कुछ प्रत्याशी तो उसमें ऐसे हैं जिन पर जाली नोटों के मुकदमे पूर्व में दर्ज हो चुके हैं। वो जाली नोटों के साथ पकड़े गए थे, और हो ना हो रात के अंधेरे में जब ये नोट बांटने आएंगे तो वही जाली नोट का बांट दे।
इनका ये भी भरोसा नहीं है। आप रिकॉर्ड खंगाकर देख लीजिए, इन्होंने जो प्रत्याशी दिया उन पर जाली नोटों का मुकदमा दर्ज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार के कृत्य करते हैं। कुछ और जो दूसरे दल ने जो प्रत्याशी दिया है उनके ठेके चल रहे हैं। ये ऋषिकेश हरिद्वार में तो कभी हमने ठेके नहीं देखे थे। राईवाला का ठेका जरूर देखा था और सबसे महंगा ठेका होता था, पर आज ठेकों के साथ साथ उप ठेके भी खोले जा रहे हैं, उसकी उप दुकानें खोली जा रही है। हमारे बच्चों को ये सरकार, ये नेता रोजगार देने में नाकाम रहे हैं, पर रोजगार के बदले नशा जरूर दे रहे हैं। वो उस मां से पूछिए जिस मां ने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पाला है, उसके बाद उसने कैसे उसका पालन पोषण किया है। और आज जब वही नौजवान बेटा उस मां के सामने शाम को नशा करके, ड्रग्स लेकर के, दारू पी करके जब घर में घुसता है, तो उस मां के हृदय पर क्या बीतती होगी, ये आप माताओं और बहनों को समझना है। इन लोगों से रोजगार मांगा जाता है पर ये नशा देते हैं। इन लोगों से कहा जाता है कि तुम सुशासन दीजिए, पर ये कुशासन देते हैं। पहले इन लोगों ने यहां का मूल निवास खत्म करके, इन लोगों ने यहां जो अधिकारी आए थे बाहर से, अपने बच्चों को सेट करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को सेट करने के लिए उस मूल निवास को स्थायी निवास करवाया। उस स्थायी निवास के जरिए मैं कहना चाहता हूं, जो रोजगार आपके बच्चों को हमें मिलना चाहिए था, वो रोजगार उन्होंने उसके माध्यम से उन्हें दिला दिया है। हमारे पास कई ऐसे प्रकरण हैं जो हमने कई बार उठाए हैं, पर आज वास्तविक जो लड़ाई है वो केवल एक सीट की नहीं रह गई है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई जीती जाएगी, तो लुसुन भाई ने जैसा कहा कि जरूर उत्तराखंड में एक ऐसी ताकत पैदा होगी जो यहाँ के संसाधनों को बचा पाएगी, जो यहाँ के रोजगार को बचा पाएगी, जो यहाँ शराब माफियाओं, खनन माफियाओं, भू माफियाओं, इन सबसे लड़ पाएगी। एक ऐसी ताकत जरूर पैदा होगी। क्योंकि आजकल देहरादून का तो ये ट्रेंड है, यहाँ का मुझे इतना पता नहीं है, शायद वो फॉर्मूला, वो मॉडल यहां भी होगा। देहरादून के अंदर कम से कम सैकड़ों पार्किंग हैं, पर उन पार्किंगों के ठेके हमारे लोगों के पास नहीं है। आपके बच्चे को भी मिल सकता है, हमारे बच्चों को भी मिल सकता है, हमारे किसी और को भी मिल सकता है, पर वो ठेके चंडीगढ़ से कंपनियां बुलाई जा रही है, वो पार्किंगें उन्हें दी जा रही है। आपने देखा होगा कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में हमने, जब आप अभी व्यास जी ने बताया, और ये हमने पूर्व में भी कई बार इसकी आवाज उठाई कि चलो सिलेक्शन प्रोसेस जब होता है तो जो अपनी काबिलियत के अनुसार लोग आते हैं, वो राजस्थान से भी आ सकता है, चलो, क्योंकि एम्स जो है वो केंद्र सरकार का जो एक इंस्टीट्यूशन है। पर ऐसा क्या हुआ कि 6 के 601 वैकेंसी में सब वहीं से आ गए, सब एक ही संस्थान से आ गए। उसमें जांच कौन करेगा? सरकारें। पर सरकारें जांच करने वाली नहीं है। हमने तो तथ्य दिए हैं, हमने ये भी तथ्य दिए हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जो यहाँ के विधायक है, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने बेटे को तो एई के पद पर संविदा में नौकरी में रख लिया। क्या किसी कार्यकर्ता के बेटे को भी रखा? नहीं रखा। परसों में श्रीनगर में एक मंच से प्रत्याशी को या एक कार्यकर्ता को मैं कहते हुए सुन रहा था कि नौकरी तो छोड़िए, हमने जब एक व्यक्ति गया कि मेरा ट्रांसफर करवा दो, तो एक कार्यकर्ता के लिए रावत जी को समर्पित होना चाहिए था, मंत्री को समर्पित होना चाहिए था, पर कार्यकर्ता से भी ट्रांसफर के 2 लाख रुपए ले लिए। ये इस उत्तराखंड में चल रहा है। और प्रेमचंद अग्रवाल जी देखिए, अपने बेटे के लिए नौकरियां, जब उनसे पूछा गया, हम लोगों ने सवाल किए, जनता ने सवाल किए कि भाई आपने अपने बेटे को संविदा में एई क्यों बनाया? तो कहते हैं मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर रखी है। अरे इंजीनियरिंग तो त्रिभुवन भाई ने भी कर रखी है, या आपके बच्चों ने भी कर रखी है, क्या उन सबको नौकरी मिल गई? अगर ऐसा फॉर्मूला हो तो सबको नौकरी दीजिए ना। आपने देखा जब विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ, वो विधानसभा अध्यक्ष हुए करते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपने सगे भांजे को विधानसभा में बड़े पद पर नौकरी लगा दी। आजकल का ही ये मैटर है। मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बोल रहा था कि अपनी बेटी की जब बारी आई, उनकी बेटी उनके विभाग में ही कार्यरत है और नौकरी करती है, जब उनके प्रमोशन की बारी आई तो रात रात को सचिवालय खुलवाया गया, शनिवार के दिन जब सचिवालय बंद रहता है।
डिजिटल सिग्नेचर जब मैंने कागज में देखा तो वहां 6:44 मतलब 6:45 बजे को सिग्नेचर हो रखे हैं। उस सिग्नेचर के बाद आयोग को लेटर भेजा गया और उसी रात को आयोग में भी उस लेटर पर मुहर लगी और वहां से फॉरवर्ड फिर विभाग को हुआ। तो जब 7 बजे सचिवालय में सिग्नेचर हुए होंगे तो 8:30-9 बजे आयोग भी खोला गया होगा, और जब 8:30-9 बजे आयोग खोला होगा तो 11 बजे उन्होंने रात को नियुक्ति की। इतनी क्या जरूरत थी? क्योंकि 29 तारीख को शनिवार था, 30 को संडे था, और फिर 1 को अगर ये काम होता तो वो जूनियर कहलाए जाते, सीनियर नहीं। इसलिए ये काम रातों रात करना पड़ा। इतनी बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, क्या आम जनमानस का काम इतनी तेजी से होता है? सालों साल फाइलें लटका देते हैं, पर जब अपनी बेटी और उनके सहयोगियों की बारी आई तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये काम भी किया है। और जब आप आयोग जैसे संस्थान को आप रात रात को खुलवा सकते हैं, तो तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम पेपर बेचने के लिए नहीं खुलवाते होंगे? ऐसे ही तो पेपर बिकते थे। जो हमने जेईई की सबसे बड़ी भर्ती 1000 पदों के लिए हुई थी, उसमें जो धांधली जो मिली थी, हमने वो पेपर सेट जो क्वेश्चन बैंक होता है वो हमने सहारनपुर से बरामद किया, वहां से लेकर आए, तब जाकर ये पकड़ में आए कि तुम तो सहारनपुर में पेपर बेच रहे थे। वो भी इन्होंने कॉन्फिडेंशियल जो वो होता है गोपन विभाग, अति गोपन, जिसमें 2-2, 3-3 चाबियां रखी होती है, उस विभाग से, उस अलमारी से निकालकर वो जब बाहर कर सकते हैं तो ये क्या नहीं कर सकते? ये खिलवाड़ हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हम भी पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर इन लोगों ने हमारा भविष्य बर्बाद किया है। हमारे पेपर जब बेचा गया, हमारा भविष्य जब बेचा गया, हम पर जब मुकदमे डाले गए, 2-2, 3-3 बार जेल इसलिए भेजा गया कि तुम आवाज मत उठाओ, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस था इनका जिसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बस पेपर बेचे और कमा लो। किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करो तब पैसा मिलता है, और इसमें ये इन्वेस्ट नहीं करते थे। इनका ऐसा बिजनेस चौपट हुआ, इसलिए आज इन्हें ये इतनी हमसे नफरत है कि तुम्हें जेल भी भेजेंगे, तुम पर मुकदमे भी डालेंगे। और ये आज हमारे साथ हो रहा है। कल अगर स्थिति यही रही तो आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। सवाल रोजगार का भी है, सवाल मान सम्मान का भी है, सवाल अपने संसाधनों को बचाने का भी है, समान अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा का भी है। आज डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, खुद भाजपा के नेता मीडिया के सामने आकर बोलते कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, पर मैं बताना चाहूंगा चेंज कैसे हो रही है। जब तुम बांग्लादेश के रास्ते या अन्य सीमाओं से लोगों को यहां लाकर आ रहे हैं और अपने वोट बैंक के चक्कर में उनके वोट भी बनवा रहे हैं, और कुछ सालों में उनका स्थायी निवास भी बन जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, तो डेमोग्राफी चेंज तो होगी। डेमोग्राफी चेंज होगी। ये सुरक्षा का जिम्मा किसका है? तुम सरकारों का है। तुम नहीं कर पा रहे हो, या तो तुम कर नहीं पा रहे हो, या तुम जानबूझ के ला रहे हो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। अगर आज से 10 साल पहले की बात करो तो क्या किसी की हिम्मत थी कि ऐसे किसी को टिकट बांट दे? ऐसी किसी की हिम्मत थी कि कोई बाहर से व्यक्ति को लाए और टिकट बांट दे? नहीं थी, क्योंकि हम बहुमत में थे। आज दिन प्रतिदिन इनकी बहुमत बढ़ती जा रही है। क्यों? आज पार्टियों की भी हिम्मत हो रही है कि आप छोड़िए उत्तराखंडियों को, वो उत्तराखंडी पहाड़ी हो या मैदानी क्षेत्र का हो, व्यवसायी हो या व्यापारी हो, उनको भी छोड़िए। हमारा जब एक मुश्त वोट एक साथ कहीं से आ रहा है तो हम उनके साथ खड़े होंगे। ये सरकारों के विचार बन गए हैं। सरकारें इस तरीके से सोचने लगी है, पार्टियां इस तरीके से सोचने लगी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 23 तारीख को आपने दिनेश चंद्र मास्टर जी बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत व्यवहारिक आदमी है, बहुत गरीबी देखी है और बहुत गरीबी से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। उनका मान सम्मान हम सबको रखना है। हम सब यदि उनका मान सम्मान रखेंगे तो हम सबका भी मान सम्मान बना रहेगा। इस ऋषिकेश का मान सम्मान बना रहेगा, इस उत्तराखंड का मान सम्मान बना रहेगा, इस देवभूमि का मान सम्मान बना रहेगा। ये मान सम्मान की लड़ाई है। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं और कुल्हाड़ी पर 23 तारीख को बहुत जबरदस्त तरीके से मोहर लगाकर आप जितना आगे भेज सकते हैं मास्टर जी को भेजिए। धन्यवाद।